हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नवीका एकेडमी में। वनपाल की साइंस अपन पढ़ रहे थे और इस श्रृंखला में आज अपन छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करेंगे आज। क्या है आपके टॉपिक? आहार एवं पोषण। आपके सिलेबस में लिखा हुआ है वनपाल भर्ती 2026 के लिए संतुलित भोजन और पोषण, पोषण आहार, है ना। ये आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अपन कवर कर लेंगे, छोटी सी क्लास होगी, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और यहाँ से आपके विटामिन से आपके एक प्रश्न बन जाता है, ठीक है। तो एक या दो प्रश्न आने की संभावना रहती है यहाँ से हमेशा। अपन देखते हैं किस तरह का प्रश्न बनेगा। तो सेशन को अपने यार दोस्तों तक जरूर शेयर करना, जो भी वनपाल की तैयारी कर रहा है या फिर राजस्थान की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। ये जो साइंस अपन पढ़ रहे हैं, ये सीईटी वगैरह आने वाली बहुत सारी एग्जाम्स में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि अपना बेस है एनसीईआरटी, है ना। तो वहां से आपको ये 100% लाभप्रद होगी। पीडीएफ के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर मैं पीडीएफ डाल देता हूँ ना। नवीका एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल नाम से, ठीक है। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। छोटी सी क्लास है ये। पहले देख लीजिए संतुलित आहार क्या है। पहला ही प्रश्न है, व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है या संतुलित आहार क्या है, ठीक है। इसमें याद रखना है, वह आहार या फिर वह भोजन जिसमें हमारे शरीर के आवश्यक सभी पोषक तत्व, रुक्षांश, जल उचित मात्रा में सही अनुपात में उपस्थित हो। सारे पोषक तत्व विटामिन युक्त हो, प्रोटीन हो, वो हमारे शरीर में सही मात्रा में और सही अनुपात में यदि है, उपस्थित है बॉडी में, तो आप उस खाने को, उस भोजन को, जिस भोजन में उपस्थित है, तो उस भोजन को क्या कहते हैं? आप संतुलित भोजन कहते हैं ना। इस बात को याद रखना। तो ये तो आपसे परीक्षा में पूछेगा नहीं कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं, ये तो आपकी परीक्षा में आएगा नहीं, है ना, याद रखना है। एक है आपके कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा आपकी बॉडी में। जब आप खाना खाते हो, जब आप भोजन करते हो, आहार लेते हो, तो आपको तीन तरह की चीजें मिलती है। पहले तो आपको मिलता है प्रोटीन, फिर मिलता है आपको वसा, और मिलता है आपको कार्बोहाइड्रेट। ये तीन बातें होती है जिस पर आपका मुख्यतः आहार डिपेंड करता है। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तीन बातें, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसमें आपको याद रखना है, जो कार्बोहाइड्रेट में ऊर्जा का आधार होता है, कुल ऊर्जा जो मिलती है आपको, कुल ऊर्जा का, आप आपने भोजन आपने खाया तो आपको जो ऊर्जा मिली है, उस ऊर्जा का लगभग कितना, 55 से 60% कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलती है। 55 से 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से आपको प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है 55 से 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। वसा या फैक्ट्री आप इसको बोलते हो, ये होती है आपके कितनी, 25%। 25% ऊर्जा आपको वसा देता है। और वसा आपको पता है कि भैया आपके जो मांसपेशी और मसल्स होती है, वहां पर संचित अवस्था में रहता है। ये देख लीजिए, संचित अवस्था में है वसा या फैट। उसके बाद में प्रोटीन, ये याद रखना कितना होता है, 15%। कितना? 15% ऊर्जा आपको प्रोटीन से प्राप्त होती है। अब मैं बता दूं आपको क्या प्रश्न आएगा, अब ध्यान से समझना। अब समझने वाली बात है, आपके भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, सर्वाधिक ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। और त्वरित ऊर्जा, त्वरित मतलब आपने भोजन खाया और तुरंत आपको एनर्जी मिल जाए, वो कौन देता है? वो देता है वसा। वसा देता है आपको त्वरित ऊर्जा। इस बात को याद रखना। मतलब कोई आपने ऐसी चीज खाई, आपको एनर्जी की आवश्यकता है, और आपने कुछ ऐसा खाया कि आपको तुरंत एनर्जी चाहिए, तो वो ऊर्जा आएगी आपको वसा से, ठीक है। और जो सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है आपको पूरे भोजन की बात करें कंप्लीट, तो 55 से 60% ऊर्जा आपको कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है ना। इस बात को याद रखना, कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक ऊर्जा देता है। कितनी? 55 से 60%। अच्छा, प्रतिशत भी याद रखना है ना। वसा 25%, प्रोटीन 15%। आगे चलते हैं। अब है संतुलित आहार एवं पोषक तत्व, है ना। संतुलित आहार, संतुलित भोजन क्या होगा? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण निश्चित अनुपात में हो, है ना। ये याद रखना। दीर्घ पोषक तत्व और इनका निश्चित अनुपात है। दीर्घ पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और लघु पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, ठीक है। दीर्घ पोषक तत्व वे मुख्य रूप से बायोफ्यूल, जैव ईंधन की तरह कार्य कर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दीर्घ पोषक तत्व बायोफ्यूल होते हैं, जैव ईंधन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अब मैं बात करूं लघु पोषक तत्व की। आपने खाना खाया, आपने 4-5 रोटियां तोड़ी, ठीक है, ये दीर्घ पोषक तत्व है, जैव ईंधन से आपने ऊर्जा ली। लेकिन आप ऐसा खाना खाते हो कि यार मूंग की दाल छोटी सी, बहुत कम मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में, तो वो क्या हो जाता है आपका? विटामिन युक्त, है ना। तो ये याद रखना, विटामिन व खनिज जो होते हैं, इनसे जो ऊर्जा मिलती है, विटामिन या खनिज जो होते हैं
वो कहलाते हैं आपके लघु पोषक तत्व। विटामिन खनिज लघु पोषक तत्व होते हैं, बाकी का आप जो खाना खाते हो वो दीर्घ पोषक तत्व में आता है। ठीक है, तो विटामिन व खनिज लघु पोषक तत्व शरीर की चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इनमें शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। आपने मूंग की दाल खाई है, फिर आपने प्रोटीन लिया, प्रोटीन पाउडर लिया, उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है क्या? नहीं मिलती। ठीक है, ये लघु पोषक तत्व है। लघु पोषक तत्व होते हैं विटामिन व खनिज। ठीक है, अब आपको विटामिन सी की गोलियां लेनी है, विटामिन डी के कैप्सूल लेने हैं, तो वो ऊर्जा थोड़ी देगा आपको। भैया आपकी तबियत खराब है, डॉक्टर ने आपको विटामिन डी की टैबलेट लिखी है, कैप्सूल लिखे हैं, तो वो आपको एनर्जी थोड़ी देगा, नहीं देगा, लेकिन काम तो आएगा बॉडी में, पोषण तो प्रदान करेंगे। इसका मतलब वो क्या है आपके, वो है लघु पोषक तत्व। ठीक है, विटामिन व खनिज। दीर्घ पोषक तत्व याद रखने हैं, जैव ईंधन होते हैं, खाना आप खाते हो उसमें दीर्घ पोषक तत्व होते हैं। भोजन में कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा लगभग 70% और प्रोटीन एवं वसा का संयुक्त हिस्सा लगभग 30% होता है। दो बातें हैं, अलग अलग है, मैं दोनों बातें समझा देता हूं आपको। मैंने बात की आहार की, किसकी बात की है? भोजन की। अब समझना ध्यान से, पूरे भोजन में बात करूं ऊर्जा की और मात्रा की। दो बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं और आपको ध्यान से समझनी भी है। पूरे भोजन में आपने भोजन खाया, भोजन किया, तो भोजन में आपको ऊर्जा मिलती है सर्वाधिक ऊर्जा कहां से मिलती है आपको? कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट। आप कहो मुझे बहुत जल्दी स्पीड से ऊर्जा चाहिए, त्वरित ऊर्जा, त्वरित रूप में ऊर्जा चाहिए, तो कौन देगा? वसा। सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से कितनी? 55 से 60%। उसके बाद में क्या है? वसा है। उसके बाद में प्रोटीन है, प्रोटीन से 15% है, पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। अब मैं बात करूं मात्रा की। आपने जो भोजन खाया उसमें कौन कितना मैटर होता है? ठीक है, याद रखना, जो भोजन खाया है उसमें सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक मात्रा में भोजन में उपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट, 70%। यह भी कार्बोहाइड्रेट है, ऊर्जा में भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, एक तो ये याद रखना है। प्रोटीन में वसा संयुक्त रूप से 30% है, 30% है आपके प्रोटीन में वसा, प्रोटीन प्लस वसा। आप समझ गए होंगे। प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करना है। आहार है, जो आपका भोजन है, संतुलित भोजन है, उसमें ऊर्जा होती है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट में, मात्रा भी होती है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट में, मात्रा 70% होती है, ऊर्जा 55 से 60% होती है। ठीक है, आगे चलिए, हो गया बस? हाँ, अब है ऊर्जा मान एवं संग्रहण मैट्रिक्स। ये आपसे आजकल पूछने लगे हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपसे पूछ ले, है ना। कार्बोहाइड्रेट कितनी ऊर्जा देता है? कार्बोहाइड्रेट कैलोरी में यदि मापे ऊर्जा को, तो कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, पर ग्राम 4.2 किलो कैलोरी। इसका मतलब ये 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आप लेते हो तो 4.2 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा मिलेगी। यदि आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया है तो आपको कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4.2 किलो कैलोरी। प्रोटीन में 4.3 किलो कैलोरी और वसा में 9.2 किलो कैलोरी पर ग्राम। मतलब आपने 1 ग्राम चाहे प्रोटीन ले लो, चाहे 1 ग्राम वसा लो, चाहे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लो, यदि आपने तीनों 1-1 ग्राम लिए तो आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा? वसा। यदि समान मात्रा में ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है वसा। 1 ग्राम की बात करें तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है वसा। याद रखना, अब भूलना नहीं है, प्रश्न आएगा, मैं वापस से बोल रहा हूं। प्रति ग्राम कैलोरी ऊर्जा में बात करें तो वसा की सर्वाधिक ऊर्जा होती है। कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि भोजन में ही अपन 70% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ऊर्जा इसलिए ज्यादा मिलती है। बाकी वसा त्वरित ऊर्जा देता है और कम में ज्यादा ऊर्जा देता है। 1 ग्राम में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। ठीक है, अब आते हैं संग्रहण स्थान पर। मतलब ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये कहाँ संग्रहित रहते हैं आपके शरीर में? याद करते हैं। कार्बोहाइड्रेट यकृत मतलब लीवर में है और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कार्बोहाइड्रेट की। ये प्रश्न आएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, 15-20 स्टार लगा लो। तो सबसे पहले याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट संचित होती है यकृत में, मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में। दूसरी बात है प्रोटीन की, तो प्रोटीन मांसपेशियों में संचित होता है, मांसपेशियों के निर्माण के लिए, उनकी मरम्मत के लिए प्रोटीन काम आता है। बात करें वसा की, तो त्वचा के नीचे वसा, या यकृत में, दो जगह, यकृत में त्वचा के नीचे वसा संचित होता है ना। अब ये बात मैं बता रहा था आपको कि 4.2 किलो कैलोरी पर ग्राम ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ऊर्जा देता है 4.3 किलो कैलोरी और वसा ऊर्जा देता है 9.2 किलो कैलोरी पर ग्राम। इसका मतलब ये कि 1 ग्राम की बात करूं, यदि दो बातें हैं भाई, मैंने आपको एक और स्लाइड समझाई थी आपको थोड़ी देर पहले, ये देखिए, इसमें क्या समझाया मैंने आपको कि यदि
भोजन की बात करें, क्या समझाया है, यदि भोजन की बात करें, आहार में आप जो भोजन करते हैं, आपने खाना खाया तो उस खाने में आपको सबसे ज्यादा क्या मिला, आपने खाना खाया, दो बातें हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। आपने खाना खाया तो जो भी पूरा खाना खाया आपने, उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा आपको, सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से मिली आपको, वो कहां से मिलेगी आपको, कार्बोहाइड्रेट से। यदि आपने खाना खाया तो आपको सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि आपके खाने में सबसे ज्यादा मात्रा ही कार्बोहाइड्रेट की है। कंफ्यूज हो जाओगे आप आगे। कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक ऊर्जा इसलिए मिली क्योंकि आपके खाने में 70% मात्रा कार्बोहाइड्रेट की है और इसीलिए आपको 55 से 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है भोजन से। फिर वसा देता है 25% और प्रोटीन देता है 15%। जबकि भोजन में मात्रा की बात करूं तो प्रोटीन व वसा भोजन में 30% होते हैं। भोजन में प्रोटीन व वसा की मात्रा 30% होती है। ठीक है, अब मैं क्यों समझा रहा हूं आपको ध्यान समझना। सर्वाधिक ऊर्जा वसा से मिलती है, आपने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। यदि भोजन की बात करूं, पूरे भोजन की बात करूं तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन यदि पर ग्राम, यहां पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, 1 ग्राम मतलब कम चीज में ज्यादा ऊर्जा की बात करेंगे तो वसा सबसे ज्यादा ऊर्जा देता है। और यही कारण है, पर ग्राम के हिसाब से पूछे और भोजन के हिसाब से पूछे तो दोनों बातें याद रखनी है। पर ग्राम के हिसाब से पूछे तो कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन और 1 ग्राम वसा, तीनों के हिसाब से बता दीजिए कि 1 ग्राम में सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देगा, तो मैं कहूंगा वसा देगा। 1 ग्राम में 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा वसा देता है, 1 ग्राम में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रोटीन देता है और 1 ग्राम में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा आपके कार्बोहाइड्रेट देता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा देगा, फिर प्रोटीन देगा और फिर कार्बोहाइड्रेट देगा। क्या देगा, कार्बोहाइड्रेट। ये कब की बात है, ये बात है जब मैं 1 ग्राम की बात कर रहा हूं, 1 ग्राम यूनिट की, है ना, 1 ग्राम यूनिट की यदि मैं बात करूंगा तब जाके ये घटना घटेगी। और यदि मैं बात करूंगा पूरे भोजन की, तो पूरे भोजन में अभी देख लिया अपन ने, पूरे भोजन में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि भोजन में 70% मात्रा किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की होती है। मात्रा सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की होती है तो ऊर्जा भी सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। अब इस बात को पढ़कर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर्वाधिक ऊर्जा वसा से मिलती है, क्योंकि यहाँ पे वसा है, पिछली स्लाइड में कार्बोहाइड्रेट था सर्वाधिक में, वो इसलिए क्योंकि वहां मात्रा ज्यादा है। यहाँ 1 ग्राम में सबसे ज्यादा मात्रा वसा की होती है ऊर्जा में, भाई समझ में आ गया आपके। लेकिन शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन देता है, केवल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से प्राप्त होती है। शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन देगा, शरीर को तुरंत ऊर्जा, त्वरित ऊर्जा देता है आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से प्राप्त होती है भाई। ठीक है, त्वरित ऊर्जा, ये यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया भाई साहब, मैं आपसे माफी चाहता हूं, यहाँ मैंने आपको गलत बता दिया, इसको ठीक कर लेना भाई। त्वरित ऊर्जा ये याद रखना भैया ना, ये मैं उल्टा बोल गया आपके। त्वरित ऊर्जा भी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट फल फ्रूट जो आप खाते हो ना भाई, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है और सबसे ज्यादा ऊर्जा आपको तुरंत जो ऊर्जा मिलनी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगी, त्वरित ऊर्जा। तो इस बात को याद रखना भाई, ठीक है, उस टाइम मैंने उल्टा बोल दिया था। तो त्वरित ऊर्जा आपको याद रखनी है, त्वरित ऊर्जा है कार्बोहाइड्रेट की और सर्वाधिक ऊर्जा है आपके कार्बोहाइड्रेट की। यदि भोजन की बात करूं मैं, है ना, तो ये बात याद रखनी है भाई। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा कि त्वरित ऊर्जा तुरंत ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में और सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है वसा से। यदि 1 ग्राम की बात करूं, आगे जाइए, आगे है उपवास के दौरान चयापचय, मतलब जब आप व्रत हो फिर भी आपकी बॉडी को ऊर्जा मिलेगी, तो वो कहां से मिलेगी, जो ऊर्जा मिलेगी आपकी बॉडी को, संचित ऊर्जा कहां से मिलनी होती है, ध्यान से देना। ऊर्जा प्राप्ति का क्रम, भोजन नहीं मिला, यदि आप व्रत हो या भोजन नहीं किया आपने पूरे दिन, तो आपकी स्थिति में शरीर सबसे पहले संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन का उपयोग करता है। सबसे पहले जो आपके ग्लाइकोजन के रूप में कौन सी ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शरीर में कहां, आपके यकृत में और मांसपेशियों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में। अभी देखा था पिछले स्लाइड में, जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो यकृत में और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। तो यदि आपने भोजन नहीं किया, आप व्रत में हो, तो आपको सबसे पहले, भाई ऐसा तो है नहीं कि आप एक दिन व्रत रखोगे आप मर जाओगे, मरोगे नहीं ना, कमजोरी महसूस होती है लेकिन मरोगे नहीं आप, जिंदगी चलती रहेगी आपकी। ठीक है, तो जो व्रत रखते हैं उनको याद रखना, उनको जो ऊर्जा मिलती है ना वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है ग्लाइकोजन के रूप में। ये होती है पहली अवस्था। ठीक है, और उसके बाद में जो पहले तो ग्लाइकोजन की ऊर्जा आएगी, फिर आएगी वसा की, जो आपके त्वचा के नीचे वसा होता है ना एकत्रित, फिर वसा की ऊर्जा को काम में लेता है आपका शरीर, वसा, और अंत में प्रोटीन की ऊर्जा। प्रोटीन जो मसल्स बनती है ना भैया आपके, तो अंत में सबसे पहले आपके जो ऊर्जा काम, सबसे लास्ट में ऊर्जा काम आएगी प्रोटीन की ऊर्जा। तो पहले तो ग्लाइकोजन के रूप में, मतलब कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा, उसके बाद में वसा की ऊर्जा और लास्ट में प्रोटीन की ऊर्जा काम आती है, यदि आप व्रत रखते हो या खाना नहीं खाते हो भाई। एक
शब्द है आपके ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? संचित ग्लाइकोजन का टूटकर ग्लूकोज में बदलना। भाई आपके यकृत में, मांसपेशियों में ग्लाइकोजन एकत्रित है। ग्लाइकोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट एकत्रित है। तो जब आपको ऊर्जा चाहिए होती है, आपने खाना नहीं खाया तो आपके शरीर की ऊर्जा को काम में लेना पड़ेगा, और शरीर में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में है। अब ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज नहीं है, ऊर्जा तो आपको ग्लूकोज देता है। ऊर्जा कौन देता है आपको? ऊर्जा ग्लूकोज देता है भाई, याद रखना, ऊर्जा तो ग्लूकोज देता है। यहाँ तो ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूटता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। समझ गए होंगे आप, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एक है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये अलग शब्द है भाई, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है? गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत मतलब बसा हुए प्रोटीन से नए ग्लूकोज का निर्माण। यदि ग्लाइकोजन का निर्माण किससे हो? यदि ग्लूकोज का निर्माण ग्लाइकोजन से हो गया तो क्या है प्रक्रिया का नाम? ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नियो से याद रखना है, नियो से याद रखना है, नियो से याद रखना है कि भाई जो आपके गैर कार्बोहाइड्रेट स्रोत है, मतलब बसा हुए प्रोटीन से, मतलब बसा हुए प्रोटीन से आपको ऊर्जा मिलेगी, तो उसको आप कहते हो ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब ग्लूकोज बनेगा अन्य से, है ना, याद रखना भाई। इसके बाद में नियंत्रण केंद्र की बात करें, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रक्रिया यकृत में संपन्न होती है। यह मुख्य रूप से कार्टिसोल हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है, जो आपके क्या नाम है आपके? ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा लेना और बसा हुए प्रोटीन से भी ग्लूकोज बनाना। ये जो दो प्रक्रियाएं है ना, ये दोनों अवस्था आपके यकृत में संपन्न होती है, लीवर में संपन्न होती है, और लीवर में बात करें तो कार्टिसोल हार्मोन की उपस्थिति में संपन्न होती है। याद रखना, कार्टिसोल हार्मोन की उपस्थिति में भोजन न करने पर यकृत में मतलब लीवर में आपके ऊर्जा बनती है, ग्लूकोजन के रूप में ऊर्जा बनती है। याद रखना भाई, ठीक है, इस बात को याद रखना। आगे आ जाइए। अब खाद्य पदार्थों के विशिष्ट गुण एवं स्रोत। अंडा है ना आपके, बहुत काम आता है। विटामिन सी का, कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर अन्य सभी संतुलित भोजन के अवयव उपस्थित होते हैं आपके अंडे में। तो अंडे में याद रखना, अंडे में विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी नहीं होता है, और कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। प्रोटीन बसा होता है भाई इसमें, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, विटामिन सी नहीं होता है। बाकी सारे अवयव, संतुलित भोजन के समस्त अवयव, विटामिन डी, प्रोटीन बसा, सब कुछ उपस्थित होता है किसमें? अंडे में। फिर बात करते हैं दूध की। दूध में क्या है भाई? आपके मिल्क में, दूध में सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, केवल विटामिन सी व आयरन नहीं मिलता। दूध में क्या नहीं मिलता? दूध में भी विटामिन सी नहीं मिलता, अंडे में भी विटामिन सी नहीं मिलता भाई, केवल विटामिन सी नहीं मिलता। और आयरन मतलब फेरस मतलब लोहा, Fe, ये नहीं मिलता भाई, लोहा नहीं मिलता, विटामिन सी नहीं मिलता दूध में। अंडे में कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, ठीक है। अब विटामिन सी व डी, विटामिन सी केवल पादप स्रोतों में मिलता है, खट्टे फलों में। ये बात याद रखना, केवल खट्टे फलों में या फिर केवल पादप स्रोतों में मिलता है आपके विटामिन सी, केवल पादप स्रोतों में पाया जाता है, केवल पादप स्रोतों से मिलता है, केवल पादप स्रोतों से प्राप्त होता है। क्या? विटामिन सी, विटामिन सी, इस बात को याद रखना, विटामिन सी केवल पादप स्रोतों से प्राप्त होता है, और विटामिन डी केवल जंतु स्रोतों से मिलता है, केवल जंतु स्रोतों से प्राप्त होता है, केवल जंतु स्रोत, केवल जंतु स्रोत से मिलता है विटामिन डी। ये दो बातें अंडे में याद रखना। सभी संतुलित भोजन जो होता है, मैंने बताया कि संतुलित भोजन वो होता है जिसमें लगभग समस्त आपके विटामिन, प्रोटीन, पोषक तत्व मौजूद होते हैं, वो संतुलित भोजन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें याद रखना, संतुलित भोजन के सभी अवयव मिलते हैं दो के सिवाय। दो कौन कौन है? एक तो है आपके कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है विटामिन सी। कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी के अतिरिक्त सब कुछ मिलता है अंडे में, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, और विटामिन सी नहीं मिलता है किसमें? अंडे में। प्रश्न आएगा, विटामिन सी उपस्थित होता है? नहीं होता। दूध में विटामिन सी होता है क्या? नहीं होता। दूध में भी विटामिन सी नहीं पाया जाता, दूध में विटामिन डी पाया जाता है ना। क्यों पाया जाता बताऊंगा अभी। और लोहा नहीं पाया जाता, फेरस, आयरन नहीं मिलता। आयरन और क्या क्या नहीं मिलता है आपके? आयरन नहीं मिलता है और विटामिन सी नहीं मिलता है दूध में, बाकी सारी चीजें मिलती है, ठीक है। उसके बाद में है विटामिन सी व डी। विटामिन सी केवल पादप स्रोतों में मिलता है, केवल पादप स्रोत मतलब पेड़ पौधों से ही आपको विटामिन सी मिलेगा। ऐसा नहीं कि और दूध के स्रोत है, आप मीट खा रहे हो, चिकन खाते हो, दूध पीते हो, आपको विटामिन सी नहीं मिलेगा। विटामिन सी मिलेगा केवल फलों से, वो भी खट्टे फल, केवल पादप स्रोत,
केवल पौधों से आपको विटामिन सी मिलेगा। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी आप कितने ही फल फ्रूट खा लो, विटामिन डी नहीं मिलेगा। विटामिन डी मिलेगा केवल आपके जंतु स्रोतों से, मछली का तेल, भैंस का दूध, चिकन, उनमें मिलता है विटामिन डी। तो विटामिन डी केवल जंतु स्रोतों से है। विटामिन डी केवल जंतु स्रोतों से है विटामिन डी, और विटामिन सी केवल पादप स्रोतों से है। दोनों बातें याद रखनी है, विटामिन डी केवल जंतु स्रोत, विटामिन सी केवल पादप स्रोत। ये दोनों बातें याद रखना भाई, थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं आपको बार बार इसलिए जोर देके बोल रहा हूं क्योंकि प्रश्न आएगा यहां से, बहुत बार आ चुका है, आगे भी आएगा। केवल पादप स्रोत, केवल जंतु स्रोत, विटामिन डी, विटामिन सी, दोनों याद रखना भाई आपको, ठीक है। आगे आ जाइए। अब बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स सूचकांक और एंटीऑक्सीडेंट। अपन देखते हैं अभी, पहले देखते हैं बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई का सूत्र होता है वजन बटा वजन के नीचे ऊंचाई पर मीटर, मतलब केजी पर मीटर स्क्वायर है ना। हाइट होती है पर मीटर स्क्वायर। वजन जो होता है ना आपका, ऐसे लिख देता हूं आपके, वजन अपॉन हाइट, ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई जो मापी जाती है मीटर स्क्वायर में, मीटर में हाइट मापी जाती है। तो ये है बीएमआई का फॉर्मूला। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? इसमें आपके इस फॉर्मूले में, जैसे आपके किसी का वजन है 80 किलो, किसी का वजन 80 किलो है और उसकी हाइट है कितनी, मीटर में मापी है। कितनी मापेगे? 5.5 फीट, मतलब आपके 1.20 मीटर माप लीजिए, आप तो 1.5 मीटर माप लीजिए, ठीक है। यदि आप मीटर में या फिर 1 मीटर मापिए, तो इस तरह आप यदि मापते हैं, ठीक है, 2 के हिसाब से मापते हैं या फिर आपके हाइट के हिसाब से मापते हैं कि कितने मीटर स्क्वायर होनी चाहिए, तो याद रखना जैसे 2 मीटर है तो 2 मीटर मतलब आपकी हाइट कितनी होगी? 4, 2 दून 4, 4 बार हो गया, इसका मतलब भाग दोगे तो 20 आ जाएगा। तो बीएमआई आ गया आपका 20, बीएमआई आ गया आपका 20। इसका मतलब क्या होता है कि बॉडी मास इंडेक्स यदि आप भाग देके निकालते हो, वजन किलो केजी में ऊंचाई पर मीटर स्क्वायर का भाग देते हो आप, तो आपका यदि वजन 18.5 केजी से कम है तो आपको बोलेंगे कम वजन वाला, मतलब अंडर वेटिंग, मतलब आपका वजन कम है हाइट की तुलना में। भाई एक आपने जो पोषण मापते हैं, न्यूट्रिशन आपका मापा जाता है आंगनबाड़ियों में, तो ऐसे मापते हैं कि आपकी हाइट कितनी है और हाइट की तुलना में आपका वजन कितना है, ठीक है। अब यदि आपकी हाइट की तुलना में आपका वजन है 18.5 से कम, तो आप कम वजन में आते हो, अंडर वेटिंग में आते हो। हाइट की तुलना में आपका वजन है 18, मतलब आपका बीएमआई जो माप निकल रहा है वो है 18.5 से 25, तो आप सामान्य है, नॉर्मल वजन वाले हैं आप। यदि आपके हाइट की तुलना में जो आपका बीएमआई इंडेक्स है, तो बीएमआई इंडेक्स यदि आपका 18.5 से कम है तो आप कम वजन वाले हो, अंडर वेटिंग में हो। और यदि आपका बीएमआई इंडेक्स 18.5 से 25 है तो आप सामान्य हो। आपका बीएमआई 25 से 29 है तो आप में अधिक वजन है, ओवर वेटिंग है। यहाँ भी कोई बात नहीं है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपका वजन बढ़ रहा है। लेकिन यदि आप 30 से अधिक है, आपका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स 30 से अधिक है, इसका मतलब है आपको मोटापा आ चुका है और आपको ध्यान देने की बिल्कुल परम आवश्यकता है, अनिवार्यता है ना। तो बॉडी मास इंडेक्स यदि 30 से ज्यादा है, क्या होगा? यदि 30 से ज्यादा हो गया तो आपका मोटापा है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि 25 से 29 है, मतलब अधिक वजन है आप में, ओवरवेट हो रहा है आपका, तो थोड़ा ध्यान दे लीजिए, खान पान में नजर रखिए, आपका कम हो जाएगा। यदि आपका 18.5 से 25 आप सामान्य है, कोई समस्या की बात नहीं है। और 18.5 से कम आपका बीएमआई है तो भी आपको चिंता करनी है, क्योंकि आपका वजन कम है, अंडर वेट हो आप, ठीक है। तो बीएमआई इंडेक्स वजन में ऊंचाई का पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से भाग देके आप इसको निकालते हो। दूसरा टॉपिक है आपके प्रतिऑक्सीकारक। आप सोचोगे यार ये क्या होता है? प्रतिऑक्सीकारक मतलब एंटीऑक्सीडेंट। ये शरीर में मुक्त मूलकों के हानिकारक प्रभावों को रोकते हैं। मुक्त मूलक मतलब फ्री रेडिकल्स। शरीर में जो मुक्त मूलक होते हैं उनके प्रभावों को, उनके हानिकारक इफेक्ट को रोकता है आपके एंटीऑक्सीडेंट, है ना। और एंटीऑक्सीडेंट मुख्यतः विटामिन ए, सी, ई, ये प्रतिऑक्सीकारक विटामिन है। क्या है? प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। मैं लिख देता हूं, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कौन कौन से है? विटामिन की बात करूं तो प्रतिऑक्सीकारक होता है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये प्रतिऑक्सीकारक है। फिर है मुख्य खनिज लवण। मुख्य खनिज लवण, ठीक है। मुख्य खनिज लवण कौन कौन से है? जिंक और सेलेनियम। जिंक और सेलेनियम भी प्रतिऑक्सीकारक है, एंटीऑक्सीडेंट है, इस बात को याद रखना। जिंक और सेलेनियम प्रतिऑक्सीकारक होते हैं, याद रखना इस बात को। और खमीर, यीस्ट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स व प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत होता है कवक, यीस्ट। आपका जो खमीर होता है ना, खमीर, वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है।
खमीर या ईस्ट आपके प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है, इस बात को याद रखना। और इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B2, B3, B4 इस तरह के जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, V9, B12, वो बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है आपके खमीर में या ईस्ट में, है ना, इस बात को याद रखना। मुख्य खनिज तत्व लवण है आपके जिंक व सेलेनियम। मुख्य विटामिन है A, C, E, ये प्रति ऑक्सीकारक के रूप में है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है विटामिनों का वर्गीकरण एवं एनीमिया। एनीमिया मतलब रक्त की कमी कब होगी अपन देखेंगे, अभी पहले देखो विटामिनों का वर्गीकरण। वसा में घुलनशील कौन से है, कौन से नहीं है, एक तो इसका प्रश्न आता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन से नहीं है, एक तो इसका प्रश्न आएगा। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ADEK वसा में घुलनशील है, इसका मतलब यकृत में संचित होते हैं। यकृत में वसा कहां संचित होता है? यकृत और मांसपेशियों में। तो विटामिन ADEK, विटामिन ADEK वसा में घुलनशील होते हैं, यकृत में संचित होते हैं। फिर है जल में घुलनशील विटामिन B और C। विटामिन B और C जल में घुलनशील है, और यही कारण है कि आपको डेली लेना होता है विटामिन C, क्योंकि आपने खाना खा लिया, विटामिन C मिल गया आपको, ऊपर से पानी पिया, विटामिन C बह गया, ठीक है, संचित नहीं हो पाता आपके, ठीक है, तो आपको डेली लेना होता है ना। तो ऐसा खाना खाओ जो विटामिन C और विटामिन B आपको रोज मिले, वरना तो आपको कमी हो जाएगी इसकी। तो ये संचित नहीं होते, मूत्र के साथ उत्सर्जित होते हैं, रोज लेना आवश्यक है। अपवाद है विटामिन B12। विटामिन B12 यकृत में संचित होता है, ये अपवाद है। बाकी विटामिन B9, B6, B3, B2, B1 सब कुछ आपके संचित नहीं होते, पानी के साथ बह जाते हैं, मूत्र में उत्सर्जित हो जाते हैं आपके, है ना। तो इनको रोज खाना, रोज लेना आवश्यक है विटामिन B, विटामिन C को। विटामिन B12 यकृत में संचित होता है, तो ये अपवाद है। विटामिन जो जल में घुलनशील होता है विटामिन B और C, इसका अपवाद कौन सा है? विटामिन B12। ADEK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K यकृत में संचित होते हैं, वसा में वसा में घुलनशील होते हैं। अब रक्त अल्पता, एनीमिया। शरीर में विटामिन B6, B9 व B12 की कमी हो जाती है ना, उसको आप एनीमिया बोलते हो। B6 की कमी हो गई, B9 में आता फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल की कमी होगी, और B12 की कमी होगी, तो आपको एनीमिया हो जाएगा। तो याद रखना, यदि प्रश्न आता है कि शरीर में एनीमिया के लिए उत्तरदायी कंडीशन है, शरीर में, मानव शरीर में एनीमिया के लिए उत्तरदायी कंडीशन है विटामिन B6, विटामिन B9 और विटामिन B12 की कमी। यदि इन तीन विटामिनों की कमी हो गई तो आपके अंदर एनीमिया, रक्त की कमी हो जाएगी निश्चित रूप से, ठीक है। तो ADEK वसा में घुलनशील है, और विटामिन B और C जल में घुलनशील है, वाटर सोल्यूबल है भैया ना। अब प्रमुख विटामिन देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से प्रमुख विटामिन है ना, उनके कार्य देखते हैं। विटामिन A, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन A को बोलते हैं। आंख में रोडोप्सिन बनाना और उनकी नमी रखना इसका काम होता है। इसकी कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस व जीरोप्थेलियम हो जाता है ना। ध्यान से समझना भाई इसको, ये स्लाइड है जो आपको प्रश्न देके जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, पिछली वाली स्लाइड और ये स्लाइड। 15-20 स्टार लगा लो इस पर भी, 5 स्टार तो मैंने लगा दिए, इंपॉर्टेंट और लग देता हूं ताकि आप लोगों को इसकी सीरियसनेस समझ में आ जाए कि भाई साहब ऐसा भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके प्रमुख विटामिन, कार्य में इनकी कमी से क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या रोग आपके हो जाते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए एक बार। विटामिन ए, इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ना, 15-20 स्लाइड लगा, स्टार लगा लीजिए इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड होने वाली है विटामिन की। विटामिन ए रेटिनॉल, है ना, आंख में रोडोप्सिन बन जाता है, आंख में नमी बनाए रखता है। इसकी कमी से रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, जीरोप्थेलियमिया हो जाता है। यह संक्रमण को रोकता है, प्रति संक्रमणकारी विटामिन है। मिशन इंद्रधनुष में विटामिन ए शामिल है। अब देखना क्या क्या बातें हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। जीरोप्थेलियम रोग भी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। तो विटामिन कमी से, ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्थेलियमिया, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो आपका वैज्ञानिक नाम है वो भी आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो रेटिनॉल याद रखना है, आंख में रोडोप्सिन बनाने में काम आता है, आंख की नमी रखने में काम आता है, कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, और यह संक्रमण को रोकता है। इसलिए विटामिन ए को प्रति संक्रमणकारी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को प्रति संक्रमणकारी विटामिन कहते हैं।
कहाँ कहाँ से मिलता है? रंगीन फल, गाजर, सब्जियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है आपके विटामिन ए। सब्जियां विटामिन ए की अच्छी स्रोत है, मछली, रंगीन फल। अब है विटामिन डी। विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरोल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरोल। यह कैल्शियम अवशोषण कर हड्डियों तक पहुंचाता है। विटामिन डी हार्मोनल विटामिन कहते हैं, विटामिन डी को हार्मोनल विटामिन कहते हैं क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण कर उसे हड्डियों तक पहुंचाता है, तो एक तरह से हार्मोन का काम करता है। विटामिन डी क्या करता है? हार्मोन का काम, क्योंकि एक जगह से एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह आपके रक्त में पहुंचाने का या फिर कहीं और पहुंचाने का काम कौन करता है? हार्मोन करता है। यहाँ विटामिन डी काम कर रहा है कि कैल्शियम का अवशोषण करेगा और उसे हड्डियों तक पहुंचाएगा, इसलिए इसको हार्मोनल विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में, तथा वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स व वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टियोमलेशिया मतलब हड्डियों का रोग होता है, और जब आपकी हड्डियों में कैल्शियम नहीं पहुंचता तो आपके ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, क्योंकि वयस्कों में हड्डी में आपके कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और आपके हड्डियों का तंदुरुस्त रहने के लिए, चलने फिरने के लिए, दर्द ना हो, ऐंठन ना हो, इसलिए आपके कैल्शियम आवश्यक है, और कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो ये रोग हो जाएगा आपके। अब विटामिन के। विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। फिनोक्विनोन या फिलोक्विनोन याद नाम है इनका। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन बनाकर रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। क्या? विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, अपन पढ़ चुके हैं रक्त में भी इसको। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन बनाकर रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। इसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। एंटी हेमरेजिक विटामिन इसको कहते हैं, मतलब रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। इसका स्रोत है कौन सा? विटामिन के का स्रोत क्या है? ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु यकृत में पाया जाता है। ई कोलाई जीवाणु द्वारा हरी पत्तेदार सब्जियां आंत में ई कोलाई जीवाणु इसको बनाता है। किसको? विटामिन के को। और विटामिन डी का स्रोत क्या है? मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी का स्रोत क्या है? मछली का तेल, सूर्य का प्रकाश। भाई मछली, विटामिन डी के बारे में क्या बताया था मैंने कि जंतुओं में पाया जाए, केवल जंतु स्रोत में, पादप स्रोत में, मतलब पेड़ पौधों से संबंधित जगहों पर विटामिन डी नहीं मिलेगा। तो देख लीजिए, मछली का तेल, मछली जीव है, तो जंतु स्रोतों में पाया जाता है विटामिन डी। विटामिन सी, विटामिन ए किसमें है? विटामिन ए है गाजर, रंगीन फल व मछलियों में। विटामिन के है हरी पत्तेदार सब्जियों में और आंत में ई कोलाई जीवाणु द्वारा। अब है विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। विटामिन ए रेटिनोल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल। विटामिन के का है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। विटामिन ई का है टोकोफेरोल। ई का है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल जो विटामिन ई है, जनन अंगों की कार्यशीलता को बनाए रखता है। जनन अंग आपके होते हैं, तो जनन अंगों की कार्यशीलता बनाए रखने के लिए विटामिन ई आवश्यक है भैया ना। विटामिन ई आवश्यक है। शुक्राणु व अंडे का निर्माण करने में सहायक है। इसको क्या बोलते हो आप? इसको बोलते हैं ड्यूटी विटामिन। इनकी कमी से नपुंसकता रोग हो जाता है। किसकी कमी से? इसकी कमी से आपके नपुंसकता रोग हो जाता है विटामिन ई की कमी से। बांझपन के लिए है ना, तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इसको बोलते हैं भैया ना, बांझपन में सहायक है। इसकी कमी से बांझपन या नपुंसकता आ जाती है। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से बांझपन या नपुंसकता आ जाती है? विटामिन ई। जनन अंगों की क्रियाशीलता में सहायक है विटामिन ई। तो आपको विटामिन ई का ध्यान रखना है, कहीं आपके समस्या ना आ जाए, है ना। विटामिन ई आपको याद रखना है भैया ना, पता चले आप इसके शिकार हो जाओ। ठीक है, कहां से मिलेगा? अंकुरित अनाज, बादाम, अखरोट, वनस्पति तेल। आज ही ले आइए वनस्पति तेल, बादाम, अखरोट, है ना। समस्या से बचना है आपको। तो विटामिन ई, के, डी, ए। अब क्या क्या है? विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, ठीक है। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। ई टोकोफेरोल, के फिलोक्विनोन, डी से कैल्सीफेरोल। डी से कैल्सीफेरोल कैसे याद रखोगे? विटामिन ए से है रेटिनोल। रेटिना आंख में होता है, तो इसकी कमी से रतौंधी होता है। किस कमी से? विटामिन ए की कमी से। तो रतौंधी, रेटिनोल, विटामिन ए, ऐसे याद रखोगे। विटामिन डी, विटामिन डी कैल्शियम को ले जाता है हड्डियों तक, तो कैल्सीफेरोल याद रखना। विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम को अवशोषण करके हड्डियों तक पहुंचाता है विटामिन डी, इसलिए कैल्सीफेरोल नाम याद रखना है। विटामिन के में क्विनोन। विटामिन के में क्विनोन याद रखना है, फेलोक्विनोन। विटामिन ई टोकोफेरोल। विटामिन ई टोकोफेरोल याद रखना भी, टोकोफेरोल। आगे जाइए। अब विटामिन सी। विटामिन सी का नाम है एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी, है ना। त्वचा, मसूड़ों व हड्डियों में कोलोजन प्रोटीन का निर्माण करता है। कोलोजन प्रोटीन का
हड्डी, त्वचा, जो आपके मसूड़े होते हैं, इनमें आपके कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करता है विटामिन सी। और यदि विटामिन सी की कमी हो गई, मसूड़ों में खून आ जाएगा आपके, मसूड़ों में खून आना, क्योंकि विटामिन सी की कमी है और विटामिन सी की कमी है तो कोलेजन प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और कोलेजन प्रोटीन की कमी होगी तो आपके रक्त स्राव हो जाएगा भाई, ठीक है। इसी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी, मसूड़ों में खून आना, घाव भरने में सहायक है विटामिन सी। यदि आपके कहीं घाव हो गया तो जल्दी भर जाएगा यदि आपकी बॉडी में विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा है ना। तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से। कहाँ मिलता है विटामिन सी? आंवला, खट्टे फल, हरी मिर्ची, सब्जी को धोने पर नष्ट हो जाता है ना। आंवला, खट्टे फल व हरी मिर्ची में मिलता है विटामिन सी। मैंने बताया था विटामिन सी केवल पादप स्रोतों में, केवल पेड़ पौधों से संबंधित खट्टे फलों में, पेड़ पौधों से संबंधित चीजों में मिलेगा। जैसे मिर्ची में मिल गया, खट्टे फलों में मिल गया, आंवले में मिल गया। सब्जियों को धोते हो ना आप, रगड़ रगड़ के, आपकी मम्मी धोती है, विटामिन सी गायब हो जाता है आपके, है ना। तो बोलो, है ना, अब धोना पड़ेगी सब्जियां तो कोई और ऑप्शन देखिए आपके, है ना। रोज लेना आवश्यक है, सब्जियों को धोने पर नष्ट हो जाता है विटामिन सी। अब है विटामिन बी1, बी कॉम्प्लेक्स पर जाइए। विटामिन बी1 इसको बोलते हैं थायमिन, विटामिन बी3 को बोलते हैं नियासिन, विटामिन बी12 को बोलते हैं क्या है, साइनोकावालेमिन, साइनोकावालेमिन किसको बोलते हैं? विटामिन बी12 को। विटामिन बी1 थायमिन, ये आता है एग्जाम में, थायमिन आता है, नियासिन विटामिन बी3 नियासिन, थायमिन नियासिन, विटामिन, ठीक है। विटामिन बी1 क्या है? थायमिन। विटामिन बी3 क्या है? नियासिन। बी1 जो थायमिन है वह मस्तिष्क व हृदय की सामान्य कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी1 की कमी से, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा भैया? आपके बेरी बेरी रोग हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, पर हृदय व मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है विटामिन बी1। थायमिन हरित व जो आपका ब्रेन होता है, इसकी कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक है। तो इसका स्रोत क्या है? अल्कोहल में से कमी। जो दारू पीता है, अल्कोहल पीता है, शराब का सेवन करता है, उसमें विटामिन बी1 की कमी हो जाती है। और विटामिन बी1 की कमी होगी, इसका मतलब आपके जो अल्कोहल पीगा तो उसमें थायमिन की कमी हो जाएगी, थायमिन विटामिन बी1 की। उससे क्या होगा? उसका मस्तिष्क व हृदय एक साथ काम नहीं करेंगे, मस्तिष्क व हृदय में समस्या उत्पन्न हो जाएगी। अल्कोहल की कमी से होता है भाई, अल्कोहल पीते हो तो कम हो जाता है ना। और अनपॉलिश्ड चावल, मतलब आप इस तरह के चावल खाते हो ना, अनपॉलिश्ड वगैरह, तो ये विटामिन बी1 को नुकसान पहुंचाता है, विटामिन बी1 की कमी करते हैं शरीर में। अब है विटामिन बी3 नियासिन, इसकी कमी से त्वचा पर दाद जो होते हैं, या पेलाग्रा रोग, 3D डिजीज इसको बोलते हैं, दाद या पेलाग्रा रोग, ये होता है विटामिन बी3 कमी से। बस इतना याद रखना, विटामिन बी3 मतलब पेलाग्रा रोग, ये बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। पेलाग्रा रोग, इसको 3D रोग भी बोलते हैं, 3D रोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग 3D रोग कहलाता है? वो है आपका पेलाग्रा रोग। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी3 की कमी से। बी3 पेलाग्रा रोग, है ना। मक्के का अत्यधिक सेवन करने वालों में ये रोग होता है। मक्के का जो अधिक सेवन करेगा ना, उसमें पेलाग्रा रोग हो जाएगा, याद रखना। पेलाग्रा रोग उसमें होगा जो मक्का का अत्यधिक सेवन करेगा। तो विटामिन बी3 नियासिन, आपके पेलाग्रा रोग, विटामिन बी1 थायमिन, अल्कोहल नहीं पीना, ठीक है, अनपॉलिश्ड चावल नहीं खाने, बेरी बेरी रोग हो जाएगा, तो मस्तिष्क व हृदय की कार्यप्रणाली खराब हो जाएगी। थायमिन इसको बोलते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड कोलेजन प्रोटीन बनाता है, त्वचा, हड्डी व मसूड़ों में क्या बनाता है? कोलेजन प्रोटीन। और कोलेजन प्रोटीन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? मसूड़ों में खून आ जाएगा, मसूड़ों में खून, क्या बोलते हैं उसको? स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग मतलब मसूड़ों में खून आना, ठीक है। तो आंवले खाइए, खट्टे फल खाइए, विटामिन सी को बनाए रखिए। अगर धो दोगे, सब्जी को साफ करोगे, धोगे तो विटामिन सी बह जाएगा, ठीक है। वापस देखते हैं अपन। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए रेटिनॉल रोग होता है रतौंधी, जीरोथेलिया, आंख में रोडोसिन बनाता है, प्रति संक्रमणकारी विटामिन है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, क्योंकि कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है, इसलिए कैल्सीफेरॉल। बच्चों में रिकेट्स, वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया, हड्डी रोग हो जाता है। अब विटामिन के से क्विनोन, फिलोक्विनोन यकृत में बनता है, रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक है। कौन सा? विटामिन के, याद रखना। अत्यधिक रक्तस्राव की कमी में काम आता है। एंटी हेमरेजिक विटामिन कहते हैं किसको? फिलाक्विनोन को, विटामिन के को। ई कोलाई जीवाणु द्वारा इसका निर्माण होता है। ई कोलाई जीवाणु कहाँ होता है? छोटी आंत में, आंत याद रखना, छोटी आंत में ई कोलाई जीवाणु। विटामिन ई टोकोफेरॉल, ई टोकोफेरॉल क्या हो जाएगा? मैंने बताया, ध्यान रखना है आपको, छोरो, क्या रखना है? ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि नपुंसकता आ जाएगी, बांझपन आ जाएगा। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से बांझपन आ जाएगा, नपुंसकता आ जाएगी, विटामिन ई की कमी से। याद रखना इसको। शुक्राणु व अंडाणु के निर्माण में आवश्यक है। जनन अंगों की कार्यशीलता में
ये आवश्यक है। अब आ जाइए विटामिन सी पर, स्कारबिक एसिड। स्कारबिक एसिड कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? मसूड़ों से खून आना। कौन सा रोग है? स्कर्वी रोग है भाई, है ना। घाव भरने में भी सहायक है। तो क्या करोगे आप? आंवला खाओगे, खट्टे फल खाओगे, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या आपके कोलेजन प्रोटीन बनता रहेगा, और कोलेजन प्रोटीन बनता रहेगा तो आपके मसूड़ों में खून नहीं आएगा, मतलब स्कर्वी रोग नहीं होगा आपको। सब्जियों को धोना है पर तरीके से, विटामिन सी बह जाएगा आपके, है ना। तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है, बह जाते हैं पानी के साथ में, रोज खाना पड़ता है। और ADE के, विटामिन ए, विटामिन डी ई के, विटामिन ADE के, ये किसमें सोल्यूबल है? ये है आपके फैट सोल्यूबल, बसा में घुलनशील होता है, इसको याद रखना। विटामिन B1 थाइमिन। थाइमिन मैंने क्या बोला? जो दारू पिएगा, शराब पिएगा, अल्कोहल का यूज करेगा, क्या हो जाएगा उसको? उसका मस्तिष्क में, हृदय की कार्यशीलता प्रभावित हो जाएगी, ढंग से काम नहीं करेंगे। कौन? विटामिन B1 की कमी हो जाएगी। किसमें? जो दारू पिएगा। तो अल्कोहल नहीं पीना है ना। क्या हो जाएगा आपके? बेरी बेरी रोग, विटामिन B1 की कमी से। अब है विटामिन B3, क्या बोलते हैं उसको? नियासिन। विटामिन B3 मतलब नियासिन। नियासिन मतलब पेलाग्रा रोग हो जाएगा इसकी कमी से, दाद या पेलाग्रा रोग। अच्छा, मक्का खाते होगा आप सर्दियों में, तो मक्का नहीं खानी है। मक्का खाओगे तो क्या हो जाएगा? कम खानी है, कम खानी है, स्वाद के लिए खानी है, डेली नहीं खानी, पेट भरने के लिए नहीं। तो पेलाग्रा रोग कौन सा भाई? 3D रोग है ना, याद रखना। विटामिन B12, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कौन सी धातु? कोबाल्ट धातु। इसी कमी से परनियसिस एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के टाइप पढ़ेंगे अपन आगे जब रोग पढ़ेंगे, ठीक है। किस किसको एनीमिया होता है बताना कमेंट करके, ठीक है। जब अपन एनीमिया पढ़ेंगे तो याद रखना, ये जो परनीशियस एनीमिया है, एनीमिया का एक प्रकार है परनीशियस एनीमिया, ये किसी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से। अच्छा, कोबाल्ट धातु पाई जाती है किसमें? विटामिन B12 में। कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में, याद रखना। अच्छा, मैंने एक और बात बताई थी आपको, विटामिन कौन कौन से बताए थे? विटामिन B3, विटामिन B6, अच्छा B6, B9 और B12। विटामिन B6, B9 और B12 ये क्या करते हैं? इन तीनों से मिलकर क्या किसी कमी होती है? एनीमिया की कमी होती है। विटामिन B6, B9, B12 की कमी से एनीमिया की कमी हो जाती है। अच्छा, विटामिन B12 केवल जंतु उत्पाद, मांस, दूध, यकृत में संचित होता है। विटामिन B12 यकृत में संचित होता है। अपवाद है, ये अपवाद है भाई, मैंने बताया था। विटामिन B और C ये आपके संचित नहीं होते, इकट्ठे नहीं होते, बह जाते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन यदि कोई अपवाद है, वो क्या है? विटामिन B12। तो विटामिन B12 कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है। विटामिन B12 कहाँ संचित होता है? विटामिन B12 कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है। जंतु उत्पादों से मिलता है, दूध, मांस आदि से विटामिन B12 मिलता है। तो ये भी आपके आवश्यक है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है भाई। अब बात करते हैं खनिज लवणों की। खनिज लवण में क्या बात करनी है हमको भाई? याद करना, शरीर में जो आपके खनिज लवण होते हैं ना, उससे क्या क्या पोषण मिलता है, संतुलित आहार में उनका क्या योगदान है, अपन देखते हैं भैया ना। पहली बात है आयोडीन की। कौन है? आयोडीन। थायराइड ग्रंथि के उचित संचालन के लिए आयोडीन आवश्यक है। जब अपन ने अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ा, वहां भी मैंने बताया आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है आपको याद रखना है, थायराइड ग्रंथि के उचित संचालन के लिए, थायराइड ग्रंथि के उचित संचालन के लिए क्या आवश्यक है आपके? आयोडीन आवश्यक है ना, आयोडीन आवश्यक है। आयोडीन युक्त नमक, मछली, केकड़ा, पालक आदि खाओगे तो आपके थायराइड ग्रंथि अच्छे से काम करेगी, याद रखना भाई इस बात को। उसके बाद आगे है लोहा। लोहा, आयरन। आयरन ये क्या करता है? लोहा, इसको याद रखना है। रक्त में हीमोग्लोबिन या RBC के निर्माण के लिए आवश्यक है लोहा। रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है आयरन। पालक, सेव, यकृत, ठीक है, इसको काट दीजिए। पालक, सेव, केला, हरी सब्जियों में पाया जाता है आपके क्या? आयरन, लोहा, याद रखना भाई फेरस को। अब है कैल्शियम। कैल्शियम याद रखना, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट से क्या बनता है? एनेमल। जो दांत की सफेद परत दिखती है ना, एनेमल किससे बनती है? कैल्शियम फास्फेट से। और हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है? कैल्शियम। याद रखना, अंडे, दूध, पनीर। अंडे, दूध, पनीर किसके स्रोत है भाई? आपके कैल्शियम के। अब है फास्फोरस। फास्फोरस याद रखना, कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थि निर्माण में सहायक है, क्योंकि अस्थि निर्माण किससे होता है? कैल्शियम फास्फेट से होता है और मैग्नीशियम से होता है ना अस्थि निर्माण। तो दूध, केला, गेहूं, चावल, मिर्च आदि में मिलता है फास्फोरस। तो फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर अस्थि निर्माण करता है। दूध, केला, गेहूं, चावल में कैल्शियम हड्डी, दांत को मजबूत बनाता है। दूध, अंडे व पनीर में लोहा हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। पालक, सेव, केला, हरी सब्जी में मिलता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के संचालन के लिए आवश्यक है। और नमक, मछली, जो आपके आयोडीन युक्त नमक होता है, मछली, केकड़ा, पालक आदि में पाया जाता है। अब है मानव शरीर का रासायनिक संगठन एवं दंत क्षय। दंत क्षय का हो जाता है, दंत पढ़ लिए, वहां नहीं पढ़ा, यहाँ देख लेते हैं। मानव शरीर का रासायनिक संगठन, ये क्या है? रासायनिक संगठन मतलब हमारे शरीर में क्या मिलता है, कितना मिलता है, इसके बारे में बात करेंगे। हड्डी मिलती है, पढ़ चुके हैं। हार्मोन मिलते हैं, पढ़ चुके हैं। और बातें क्या क्या है वो देखते हैं। मुख्य तत्व क्या मिलता है शरीर में? शरीर में वजन के हिसाब से वजन बता दीजिए भाई। अपन को पता है भाई, मैं खड़ा हूं यहाँ पे, कितना वजन होगा अपने में?
62 किलो वजन है, तो मेरे शरीर में क्या क्या है पता है, बात उसकी है कि क्या क्या मिलता है आपके शरीर में। तो मानव शरीर का 99% भाग मुख्य रूप से 6 तत्वों से बनता है। बहुत बड़ी बात है, आपके पूरे शरीर का 99% भाग 6 तत्वों से बनता है। 6 तत्वों से बनता है। तो आपको तो याद रखना पड़ेगा कि वो 6 तत्व कौन कौन से हैं जो आपकी बॉडी को बना देते हैं। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, तो याद रखना है आपके शरीर में जो तत्व की बात करें, मुख्य तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। तो मुख्य तत्व पाए जा रहा है, जो मुख्य तत्व पाए जाएंगे उसमें जो 99% भाग है ना आपके शरीर का, वो 6 तत्वों से बनेगा। 6 तत्व में कौन कौन से बता दिया मैंने आपको। ऑक्सीजन बता दिया, ऑक्सीजन का योगदान है 65%। तो मानव शरीर में सर्वाधिक तत्व पाया जाता है। तत्व की बात करूंगा तो सर्वाधिक पाई जाएगी ऑक्सीजन पाई जाएगी तत्व के रूप में। कितना? 65%। कार्बन है 18%, हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम और फास्फोरस, ये 6 तत्व याद रखने हैं। क्या क्या याद रखना? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस याद रखना है भाई आपको। अब खनिज व जल, तत्व में सर्वाधिक ऑक्सीजन है। खनिज व जल की बात करें तो शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है कैल्शियम। सबसे ज्यादा पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? कैल्शियम है, याद रखना। कैल्शियम शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है भाई। कौन? कैल्शियम। याद रखना भाई, कैल्शियम शरीर के कुल भार का लगभग 60% भाग जल का होता है। अब वजन की बात करूं, जल की, पानी की, तो शरीर में जितना वजन है, मैं खड़ा हूं तो मेरे अंदर जितना भी वजन होगा ना, मेरे पूरे वजन का कितना? 60% भाग, मेरे पूरे वजन का 60% भाग जल का होता है, पानी का होता है। मेरी बॉडी में जितनी भी चीजें है ना, उनका वजन एक साइड कर दो और पूरी बॉडी का 60% पानी होता है, पानी का वजन होता है, याद रखना भाई। ठीक है, तो O2 सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। और आपके क्या? कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। और जल की बात करें तो जल 60% पाया जाता है वजन का। अब बात करें दंत छय की, तो मुख में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के कार्बोहाइड्रेट या शर्करा का किण्वन करके अम्ल बनाते हैं। आपके मुख में जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया, भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट है ना, और क्या होता है? शर्करा। भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो शर्करा होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं कौन? आपके बैक्टीरिया मुंह में होते हैं जो, और किण्वन की विधि द्वारा अम्ल का निर्माण करते हैं, अम्ल का, है ना। और यह है अम्ल दांत का सबसे कठोर बाहरी भाग होता है, इनेमल, और इनेमल और डेंटिन को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, याद रखना। इसलिए डेली आपके टूथपेस्ट करना, आपको ब्रश करना डेली। क्यों? क्योंकि आपके जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया, उनको मारना आवश्यक है। यदि आप बैक्टीरिया को नहीं मारोगे तो आपके दंत झड़ जाएंगे, और दांत नहीं रहे तो आपको पता है कुछ भी नहीं रहेगा भैया ना। तो याद रखना, आपको डेली ब्रश करना है। बैक्टीरिया याद रखना, बैक्टीरिया क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट व शर्करा का इस्तेमाल करते हैं और क्या बनाते हैं? किण्वन द्वारा अम्ल बनाते हैं, अम्ल। और अम्ल क्या करेगा? इनेमल को, जो दांतों की परत है ना बाहरी सफेद रंग की, इसको नुकसान पहुंचाता है। क्या? इनेमल। इस बात को याद रखना। दंत छय हो गया। खनिज व जल याद रखना, बॉडी में 60% पानी पाया जाता है, याद रखना। पानी कितना मिलता है मानव शरीर में? पानी की मात्रा, पानी वजन का, कुल वजन का, मानव शरीर के कुल वजन का 60% वजन किसका होता है? 60% वजन पानी का होता है, इस बात को याद रखना। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कैल्शियम, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, है ना। तो ये सारी बातें याद रखना। तो अपना एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, वो उसका नाम क्या है? टॉपिक का, उस टॉपिक का नाम है आपके, ये पढ़ा अपना टॉपिक। इसमें मेन चीजें पढ़ ली भाई, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा आपके। बहुत शानदार तरीके से पढ़ी इस क्लास को अपन ने, है ना। क्या क्या देखा है? आहार एवं पोषण। तो आहार एवं पोषण में ये याद रखना भाई, आहार एवं पोषण में अपन ने सारे विटामिन देख लिए, काम के विटामिन देखे है भैया ना। खनिज तत्व देख लिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन देख लिया, ठीक है। इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं सब कुछ देख लिया, संतुलित भोजन देख लिया। तो अपन अब मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास होगी रोग की। एक पूरी वीडियो में रोग पढ़ लेंगे भैया ना। तो उसके बाद में आपकी 1-2 वीडियो और होगी, आपका खत्म हो जाएगा बनपाल का साइंस। ठीक है, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। टेलीग्राम बता दिया मैंने आपको, नविका अकेडमी, यहाँ आपको PDF मिल जाएगी भाई। ठीक है।